तो बच्चों भूमिगत जल की मैं बात कर रही थी आपके साथ। आइए हम इसे इस मानचित्र पर देखने का प्रयास करेंगे। मैं आपसे बोल रही थी कि 42% जो भूमिगत जल का भंडार है वह उत्तर के विशाल मैदान में है, जो कहाँ से, ये पंजाब से लेकर के, यहाँ आप देख सकते हैं ये पंजाब जो कि सिंधु नदी का मैदान है, यहाँ से लेकर के बच्चों ये हम आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए यहाँ से हम गंगा के मैदान में आ गए। ये पूरा गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश होते हुए, यहाँ ये बिहार होते हुए, ये आप नीली रेखा, मोटी नीली रेखा में गंगा नदी को साफ तौर पे देख पा रहे हैं। फिर ये आ गए हम पश्चिम बंगाल में, यहाँ पर ये पूरा गंगा का निम्न मैदान, लोअर गैंजेटिक प्लेन। फिर आप देखेंगे यहाँ से तो ये है हमारा नीली रेखा, आप देख पा रहे हैं असम में, ये है ब्रह्मपुत्रा मैदान, ब्रह्मपुत्रा घाटी। तो पंजाब से लेकर के ब्रह्मपुत्रा घाटी तक का ये जो विस्तृत मैदानी इलाका है, जिसे हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं, इसमें भूमिगत जल का 42%, 42% हिस्सा जमा है। और बच्चों ये पता है आपको, यहाँ आप ये उत्तर प्रदेश जो देख रहे हैं, यहाँ पर अकेले इस उत्तर प्रदेश में भूमिगत जल का, देश के भूमिगत जल का 19% हिस्सा संग्रहित है, जमा है। तो बच्चों आपने देखा कि भूमिगत जल किस तरह से उत्तर के विशाल मैदान में इतनी बड़ी मात्रा में स्टोर्ड है। आपको मैं यहाँ पर यह भी बताना ज़रूरी समझती हूँ कि भूमिगत जल की जो क्षमता है वो किन बातों पर निर्भर करती है। तो बच्चों ये 3 मुख्य बातें हैं, 3 मुख्य कंडीशंस हैं। पहला है वह है चट्टानों की संरचना, यानी चट्टान किस प्रकार की हैं। यदि ऐसी धरातल है जहाँ की जोड़ युक्त चट्टानें हैं या छिद्र युक्त चट्टानें हैं नीचे की सतहों में, और उसके नीचे इम्परमिएबल रॉक्स हैं यानी अभेद्य चट्टानें हैं, तो वैसे जगहों पर जो भूमिगत जल की मात्रा होगी वो अधिक जमा हो पाएगी, जो कि उत्तरी मैदान में है। ऊपर की जो सतह है वो जलोढ़ मिट्टी की बनी हुई है और उसके नीचे आर्कियन चट्टानें हैं, तो इस प्रकार वहाँ, और वर्षा की मात्रा भी ज़्यादा होती है, तो इस प्रकार वहाँ ऐसी स्थितियाँ हैं जिससे कि भूमिगत जल क्षमता वहाँ स्वाभाविक रूप से अधिक होगी। दूसरा जो है वह है जलापूर्ति के स्रोत, ठीक है, यानी जल की आपूर्ति कहाँ से होती है। तो आपको पता है कि पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर जल का एकमात्र स्रोत है वर्षण यानी प्रेसिपिटेशन। तो यहाँ चूँकि वर्षा अधिक होती है, पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध है, और वह जल जब भूमि पर पड़ता है तो वह रिस रिस कर नीचे की जलद चट्टानों में अवशोषित कर लिया जाता है, जमा कर लिया जाता है, तो उन क्षेत्रों में भूमिगत जल की क्षमता अधिक होगी। और तीसरा क्या है, धरातल की दशा। धरातल कैसी है, वैसा धरातल जहाँ ऊपर में ही अभेद्य चट्टानें हो और वर्षा अधिक भी हो, तो क्या होगा, सारा वर्षा जल बह के अन्यत्र चला जाएगा। चूंकि चट्टानें अभेद्य हैं तो पानी के अंदर रिसने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो अधिक वर्षण होने के बावजूद भी वैसे क्षेत्र में, वैसे धरातल में भूमिगत जल जमा नहीं हो पाएगा। लेकिन वैसे धरातल की दशा हो, वैसी धरातल की बनावट हो जहाँ ऊपर में भेद्य चट्टानें हो, जोड़ वाली चट्टानें हो, जहाँ जिससे कि भूमि के अंदर जल अवशोषित किया जा सके और उसके नीचे जो अंडरलाइंग रॉक हो वो इम्परमिएबल हो, अभेद्य हो, तो वैसे हालत में वहाँ पर जल जमा होगा। तो ये 3 बातें निर्धारित करती हैं कि किसी भी स्थान पर भूमिगत जल की क्षमता कैसी होगी। बच्चों अभी आपके स्क्रीन पर भारत का एक मानचित्र है और इस मानचित्र में आप भूमिगत जल कहाँ पर कितनी गहराई में उपलब्ध है यह देख पा रहे हैं। और अभी अभी आपको मैंने जो बताया उन बातों से आप मिलान करके देखेंगे। आप देख रहे हैं कि पश्चिम में राजस्थान के आसपास
देख रहे होंगे वहाँ भूमिगत जल काफ़ी गहराई में उपलब्ध है। उसका कारण आपको पता है, एक तो यहाँ वर्षा की मात्रा कम, दूसरे यहाँ पर अत्यधिक बालू युक्त मृदा है, वर्षा कम, इवेपोरेशन वाष्पीकरण की मात्रा ज़्यादा, नतीजतन भूमिगत जल की मात्रा कम। लेकिन जहाँ जहाँ वर्षा अधिक है वहाँ वहाँ आप देख रहे हैं कि काफ़ी कम गहराई में भूमिगत जल उपलब्ध है। बच्चों, अब हम बात करेंगे जल संसाधन के उपयोग की। तो हम जल संसाधन के उपयोग को पढ़े, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, तो उसको हम उपयोग को 5 अलग अलग शीर्षकों में, हेड्स में बांट देते हैं और उसके बाद हम एक एक करके इस पर बात करेंगे। तो जो पहला जल उपयोग है वह है कृषि। कृषि के क्षेत्र में भारत में जितना भी जल का उपयोग होता है उसमें सबसे बड़ा जो कंज्यूमर है, उपभोक्ता है, वह है कृषि क्षेत्र। कृषि में कहाँ कहाँ हम जल का उपयोग करते हैं? तो सबसे ज़्यादा सिंचाई, आपको जान के आश्चर्य होगा कि 80% से अधिक जल का उपयोग हम सिंचाई में करते हैं। वानिकी यानी फॉरेस्ट्री, उसमें जल का उपयोग होता है। मत्स्य पालन, जो फिशरी हम करते हैं, मछलियों का पालन करते हैं, उसमें जल का उपयोग होता है। फिर जल कृषि यानी एक्वा फार्मिंग, जैसे हम पानी में जो पानी फल उगाते हैं, या आजकल आप मखाने की खेती का बढ़ता प्रचलन ये देख रहे हैं, तो इन सब में जल का उपयोग होता है। दूसरा शीर्ष जो है वह है हमारा घरेलू कार्य, जो हम घरेलू उपयोग में जल का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हमारा भोजन पकाना, पेयजल के रूप में, स्वच्छता के लिए जो हम कपड़े की धुलाई, घर की सफाई, ये सब करते हैं, या मल मूत्र विसर्जन, जो हमारा घरेलू कचरा होता है, इसका भी विसर्जन करने में जल की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा शीर्ष है वह है उद्योग। उद्योगों में बच्चों कई बार आप देखते होंगे कि कच्चे माल जो होते हैं, चाहे वो धातु प्रगलन उद्योग हो या भी कृषि आधारित उद्योग हो, तो उसमें कच्चे माल जो भी आते हैं, जो फैक्ट्री में पहुंचता है औद्योगिक केंद्र पर, तो सबसे पहले उसकी धुलाई की जाती है, वहाँ पर जल का उपयोग हुआ। फिर उद्योगों के जो कचरा होता है, जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसके डिस्पोजल के लिए भी आप जल का उपयोग करते हैं। इसीलिए आप जब उद्योग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जितने भी उद्योग हैं, औद्योगिक प्रतिष्ठान हैं, वह या जल के किसी न किसी स्रोत के किनारे ही अवस्थित होते हैं। उसके साथ ही साथ उद्योगों के जो फर्नेस होते हैं, उसके शीतलन के लिए, उसके कूलिंग के लिए भी जल का इस्तेमाल किया जाता है। अगला जो शीर्ष है जल के उपयोग का, वह है ऊर्जा। ऊर्जा के क्षेत्र में, तो ऊर्जा के क्षेत्र में हम जानते हैं कि जल से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। जल से अब हम कहें कि ताप विद्युत, तो आपको थोड़े समय के लिए आश्चर्य होगा कि नहीं मैडम, ताप विद्युत तो कोयला जला के हम लोग पैदा करते हैं। सही बात है, कोयला जलाते हैं, लेकिन कोयला जला के जो ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, गर्माहट आती है, उससे फिर भाप तो नहीं बनता है। भाप बनाने के लिए फिर हमें पानी का ही इस्तेमाल करना पड़ता है, और वो पाइप के द्वारा फर्नेस तक पानी ले जाया जाता है, और फिर वो पानी बहुत उच्च तापमान पर वाष्पीकृत हो जाती है, और फिर उसी वाष्प का इस्तेमाल टरबाइन चलाने के लिए किया जाता है, और उस टरबाइन चलाने से फिर बिजली पैदा होती है। इसलिए ताप विद्युत के उत्पादन में भी जल की आवश्यकता होती है। अब अगला जो ऊर्जा का क्षेत्र है जहाँ से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, वह है परमाणु संयंत्र। तो परमाणु संयंत्र में तो डायरेक्टली पानी का कुछ इस्तेमाल नहीं है। जी हाँ, सही है, वहाँ तो हम लोग परमाणुओं के विखंडन से ऊर्जा पैदा करते हैं, लेकिन जो ऊष्मा पैदा होती है, जो भारी ताप वहाँ पैदा होती है, उसको ठंडा करने के लिए बच्चों एक बार फिर से हम पानी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए ऊर्जा के इन तीनों क्षेत्रों में जल का भरपूर इस्तेमाल होता है। अगला जो पांचवा हमारा शीर्ष है वह है मनोरंजन का। आप सभी लोग जाते होंगे ना, सैटरडे को जब छुट्टी होती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिद करते हैं कि नहीं हमें जाना है वाटर पार्क। तो ये जो जल क्रीड़ा है, वो वाटर पार्क वहाँ वो कहाँ है, कैसे संभव है? वह भी तो जल से ही संभव है ना।
तो वहाँ पर भी पानी का इस्तेमाल करते हैं। नौकायन हो, राफ्टिंग हो, बोटिंग हो, याचिंग हो, ये जितने भी स्वरूप हैं नौकायन के, ये सब जल से ही संभव है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जल आवश्यकताओं से लेकर मनोरंजन तक में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है।